Good morning to all. In anatomy and physiology, today I will discuss about the digestion and absorption of the nutrients, which is taken from the subject anatomy and physiology, and the unit is digestive system. So आज ये digestive system की लास्ट क्लास है. इसमें हम आज डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के बारे में. इट मीन्स कि ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कौन कौन से प्लेसेस से यानी कौन कौन सी जगह से एब्जॉर्ब होते हैं. तो आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे. समरी शोइंग द साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यानी जो मेन समराइजेशन कौन कौन से मीन्स की एलिमेंट्स है और किन किन जगहों से उनका सप्लाई होता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. सो एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले आपको डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में. आप ये देखिए कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट माउथ में भी यानी कुछ जो स्लाइवरी ग्लैंड्स में, जो स्लाइवरी में एमाइलेज वगैरह जो सीक्रेट होता है उससे भी एब्जॉर्प्शन कुछ होता है. देन आफ्टर स्टमक में, इसमें स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अनदर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं कुछ यहाँ से. देन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये दोनों होता है. डाइजेशन कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा, कुछ एब्जॉर्प्शन जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है. लार्ज इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में. आप यहाँ पे देखिए प्रोटीन है. प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन वगैरह माउथ से नहीं होता है, और स्टमक में कुछ पोर्शंस जो हमारे प्रोटीन के हैं वो हमारे डाइजेस्ट होते हैं. देन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोटीन का होता है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैट के बारे में. यहाँ पे ये देखिएगा ये फैट है. फैट का जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन माउथ में नहीं होता है और स्टमक में भी नहीं होता है. देन फैट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाटर के एब्जॉर्प्शन के बारे में एंड वाइटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के बारे में. यहाँ पे देखिए ये वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल अमाउंट में हमारे स्टमक में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ अमाउंट में होता है, एंड एब्जॉर्प्शन मोस्ट एब्जॉर्ब्ड हियर. इट मीन्स कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करेंगे तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि रिमाइंडर एब्जॉर्ब्ड हियर, यानी जो बचा हुआ जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वाटर होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है. देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे वाइटामिन्स के बारे में. तो वाइटामिन्स हमारे स्टमक में कुछ होता है इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन. कुछ एब्जॉर्प्शन हमारे जैसे B12 होता है वो स्टमक के अंदर हो जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन की अगर बात करेंगे तो वो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं तो ये हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं कैपिलरीज से. फैट सॉल्युबल्स वंस इनटू लैक्टिल्स ऑफ द विलाई, यानी जो विलाई होते हैं जिनके बारे में हमने स्ट्रक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन के बताया था, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं. नेक्स्ट अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो बैक्टीरिया सिंथेसाइज्ड विटामिन के इट कॉलम एब्जॉर्ब हियर.
इट मीन्स कि जो विटामिन के होता है तो ये हमारे बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं जो कि यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, और अनदर जो वाइटामिन्स हैं वाटर सॉल्युबल और नॉन वाटर जो फैट सॉल्युबल्स होते हैं, ये दोनों हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म कंस्टिट्यूट all the chemical reactions that occur in the body using nutrients to provide energy by chemical oxidation of the nutrients make a new replacement body substances. Two type of process are involved. The first one is large molecules, then after catabolism and anabolism occur, then small molecules. मेटाबॉलिज्म वो होता है कि जो कि हमारे केमिकल जो रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, इट मीन्स कि एब्जॉर्प्शन, ब्रेक डाउन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो इनकी वजह से जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। मेटाबॉलिज्म मेनली दो प्रकार का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। इसमें जब लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये हमारे केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का यूज़ करते हुए ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, जिससे लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी होती है वो प्रोवाइड होती है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैटाबॉलिज्म के बारे में। दिस प्रोसेस ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस रिलीजिंग केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP and heat is used to maintain the core body temperature at the optimal level of the chemical activity, that is 36.8 degrees Celsius. Then after excess heat is lost mainly through the skin. कैटाबॉलिज्म वो है जो कि हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स को बाय द यूज़ ऑफ जो केमिकल्स होते हैं उसके ज़रिए हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो चेंज होते हैं तो एक प्रकार की केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। ये जो केमिकल एनर्जी होती है वो ATP के रूप में होती है और लार्ज अमाउंट में बॉडी में हमारे लार्ज अमाउंट में टेम्परेचर यानी हीट प्रोड्यूस करती है, जो कि लगभग हमारे ऑप्टिमम लेवल जो होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर का वो 38.8 डिग्री सेल्सियस 36.8 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। और अगर हीट लॉस की बात करेंगे तो जो हमारा स्किन होता है उससे बहुत ज़्यादा हीट लॉस हमारे बॉडी का होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनाबॉलिज्म के बारे में। सो व्हाट आर द एनाबॉलिज्म? दिस इज बिल्डिंग ऑफ और सिंथेसाइज्ड और लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल वंस रिक्वायर अ सोर्स of energy, usually ATP. Anabolism and catabolism usually involve a series of chemical reaction known as metabolic pathway. जो एनाबॉलिज्म होता है तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म ये एक प्रकार का एक केमिकल रिएक्शन का एक सीरीज़ होता है जिसको एक मेटाबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं। यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये दोनों मिलकर के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं, और इनमें से लार्ज अमाउंट ऑफ जो हीट होता है वो प्रोड्यूस होता है और वो जो हीट होता है हमारी बॉडी में एक एनर्जी के रूप में यूज़ किया जाता है। देन आफ्टर डिस्कस करेंगे बोथ प्रोसेस के बारे में। द बोथ प्रोसेस अकर कंटिन्यूसली एट द सेल्स मेंटेनिंग एट एनर्जी बैलेंसेस। जो ये कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म्स होती हैं ये दोनों प्रोसेस हमारे सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली चलती रहती हैं जो कि हमारे एनर्जी बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। वेरी एक्टिव टिश्यूज सच एज मसल्स और लीवर्स नीड अ लार्ज एनर्जी सप्लाई टू सपोर्ट देयर रिक्वायरमेंट्स। कुछ टिश्यूज़ होते हैं, कुछ हमारी मसल्स होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा या लार्ज अमाउंट में इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारी मसल्स यानी मस्कुलर सिस्टम की जो मसल्स होती हैं तो ये हमारे लार्ज एनर्जी इनको रिक्वायरमेंट होता है और लार्ज अमाउंट में ये हमारे हीट का प्रोडक्शन भी और साथ में हीट का सप्लीमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में। तो जो हम ईच टाइप ऑफ फूड खाते हैं यानी वेरियस टाइप के जो फूड हम खाते हैं तो उन फूड्स में
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है, कैलोरी होती हैं। तो वो कौन कौन से फूड्स में कितने ग्राम में कितना कैलोरी होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द एनर्जी प्रोड्यूस इन द बॉडी में बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ वर्क जूल्स और यूनिट ऑफ हीट किलो कैलोरीज। यानी अगर हम एनर्जी को मेज़र्ड करेंगे यानी हम उसको नापेंगे तो वो हमारा जो कुछ होते हैं जो यूनिट ऑफ वर्क से डिनोट करते हैं जिसको जूल बोलते हैं, फिर या फिर यूनिट ऑफ हीट या फिर किलो कैलोरी के बाद किलो कैलोरी में इसको नापा जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ों में कितना कैलोरी लगभग होता है। द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स ईटन इन द डाइट में बी एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल्स पर ग्राम और KCl पर ग्राम। इट मीन्स कि जो हमारी फूड के जो मेन सबस्टेंसेस होते हैं तो उनमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होंगे और फैट, ये तीन चीज़ें मतलब मेन होती है हमारे फूड का, जिसमें से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज प्रोवाइड होती है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 17 किलो जूल्स और 4 कैलोरी। यानी 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसमें से 17 किलो जूल्स या तो फिर 4 कैलोरी हमारा हीट प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट अगर 1 ग्राम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो 17 किलो जूल्स होगा एंड 4 किलो कैलोरी जो हमारी हमारा हीट प्रोवाइड इतना होगा। यानी 1 ग्राम प्रोटीन में 4 KCl एनर्जी होती है और किलो जूल की बात करेंगे तो 17 किलो जूल्स की बात होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 ग्राम ऑफ फैट, यानी 1 ग्राम अगर फैट की बात करेंगे तो उसमें 38 किलो जूल्स होता है और 9 किलो कैलोरी जो होता है इसका हीट प्रोडक्शन होता है। तो ये था डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का किलो कैलोरी के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनर्जी बैलेंस के बारे में। व्हाट आर द एनर्जी बैलेंस। बॉडी वेट रिमेन्स कंस्टिट्यूट व्हेन एनर्जी इनटेक इज इक्वल टू एनर्जी यूज। व्हेन इनटेक एक्सीड रिक्वायरमेंट बॉडी वेट इंक्रीज। कन्वर्सली बॉडी वेट डिक्रीज व्हेन न्यूट्रिएंट्स इनटेक डज नॉट मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसमें एक लाइन में समझने की बात यह है कि एनर्जी बैलेंस क्या होता है। अगर हमारे बॉडी में जितना न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है अगर हम उतना ही ले रहे हैं तो हमारे बॉडी का जो वज़न होगा वो इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम जो एनर्जी बैलेंस होता है, जितना बॉडी को अगर हमारे किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है अगर उससे ज़्यादा हम भोजन इंटेक कर रहे हैं तो इट मीन्स कि जो हमारा बॉडी का वज़न है वो लगातार बढ़ना चालू हो जाएगा। ज़्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है कि ज़्यादा कुछ काम नहीं करने की वजह से और लगातार कैलोरी इंटेक करने की वजह से जो मोटापा होता है वो बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारा बॉडी वेट डिक्रीज़ के बारे में। अगर हम जितना बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है अगर उससे कम न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिल रहा है तो उसकी वजह से हमारा जो वज़न होगा शरीर का वो लगातार घटना स्टार्ट हो जाता है। ये था हमारा एनर्जी बैलेंस के बारे में कुछ डिस्कशन। अब हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक रेट के बारे में। सो व्हाट आर द मेटाबॉलिक रेट। Most food contains a mixture of different amount of carbohydrate, protein, fat, minerals, vitamins, fibers and waters। जो मेटाबॉलिक रेट होता है तो अगर हम किसी भी प्रकार का अगर फूड खाते हैं तो उनमें वेरियस चीज़ें रहती हैं, जैसे मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है, फाइबर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं एंड वाटर, कुछ पानी भी होता है इसमें। तो और देन आफ्टर carbohydrate, protein and fat are the source of the energy they obtain from the variety of food eaten in the diet। जो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारे बॉडी को तो वो 3 चीज़ों से मिलता है। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन एंड फैट। इन 3 चीज़ों लगभग हम हर चीज़ खाते हैं तो ये 3 चीज़ लगभग रहती हैं हमारे फूड में। देन हम डिस्कस करेंगे द मेटाबॉलिक रेट is the rate which energy is released from the fuel molecules inside the cells, as a most of process involved require oxygen and produce carbon dioxide waste, as a metabolic rate can be estimated by the measure oxygen up to the carbon dioxide exertion।
मेटाबॉलिक रेट वो होता है जिसमें से हम कंटिन्यूअसली कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये सब चीज़ें जब हम इनटेक करते हैं तो सेल के अंदर ये जो होते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सेल के अंदर जैसे ही एनर्जी प्रोड्यूस होंगी तो उसमें एक मेटाबॉलिक रेट के ज़रिए उसमें क्या होता है कि कुछ ऑक्सीजन का जो लेवल होता है तो कुछ ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ में यूज हो जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड्स होती हैं वो वेस्ट के रूप में बाहर की ओर आती हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग मेटाबॉलिक रेट के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेटाबॉलिक रेट को हमारे अफेक्ट करते हैं। एक साइड पे हम देखेंगे फैक्टर्स, दूसरे पे मेटाबॉलिक जो रेट होता है कैसे अफेक्ट करता है। जैसे कि एज, तो जो मेटाबॉलिक रेट होता है एज के बढ़ते बढ़ते हमारा ये धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, यानी ओल्डर एज में मेटाबॉलिक रेट कम होगा और जो हमारा यंग एज होते हैं उसमें यानी मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है यंग एज में और ज़्यादा वर्कआउट भी करते हैं। और जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको लेस एनर्जी की ज़रूरत होती है और लेस वर्कआउट करते हैं, इसकी वजह से ये जो मेटाबॉलिक रेट है उनमें कम हो जाता है। जेंडर की बात करेंगे तो जो मेन में वो हायर होता है और वुमेंस में जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो कम होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो मेल पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा ऐसे वर्कआउट करते हैं, बॉडी वेट भी लगभग ज़्यादा होता है और साथ में जो हैवी वर्क भी होता है वो मेंस में ज़्यादा होता है, इस वजह से मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। नेक्स्ट हाइट और वेट की बात करेंगे तो रिलेटिवली हायर इन लार्जर पीपुल, जो लंबे लोग होते हैं और जो वजनी होते हैं उनमें मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन एंड लैक्टेशन की बात करेंगे तो इसमें मेटाबॉलिक रेट इस समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन ऑफ द फूड, जब हम खाना खाते हैं तो उस समय मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। मस्कुलर एक्टिविटी और फिजिकल एक्सर्शन, जितना हम मस्कुलर वर्क करेंगे तो इसमें हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, अगर फीवर वगैरह होगा, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ होगा तो उस समय भी हमारा जो मेटाबॉलिक रेट होगा वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम एक्सेस थायराइड हार्मोन्स, अगर थायराइड हार्मोन्स भी किसी का एक्सेस है या फिर ज़्यादा हो रहा है उस समय भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रावेशन यानी सीवियर डिफिशियंसी इन कैलोरी, यानी एनर्जी कैलोरी की अगर सीवियर डिफिशियंसी है किसी में तो उस समय मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। नेक्स्ट इमोशन स्टेटस के बारे में बात करेंगे। अगर जो इमोशनल स्टेट्स होंगे तो उस समय पे हमारा कुछ मेंटली प्रेशर या कुछ इनकी प्रॉब्लम की वजह से मेटाबॉलिक रेट हमारा इंक्रीज हो जाता है। सो थैंक यू। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, कल एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया मेटाबॉलिक रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, फैट और इनमें कौन कौन सी कितना कैलोरी निकलता है इसके बारे में डिस्कस किए हैं। और एक चार्ट के माध्यम से भी हमने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस किए हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस किए हैं। सो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, कल एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।